और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जर्मनी में हुए चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं। फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व में सीडीयू सीएसयू गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि सरकार बनाने के लिए उसे और गठबंधन की आवश्यकता होगी। इन चुनावों में धुर दक्षिणपंथी एएफडी ऐतिहासिक रूप से दूसरे नंबर पर आई है और वहीं फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका से आजादी की बात कहकर आने वाले दिनों में जर्मनी की दिशा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूरोप की दशा और दिशा तय करने वाले जर्मनी ने आम चुनाव में न सिर्फ सरकार बल्कि इतिहास भी बदल डाला। देश की सबसे पुरानी मध्य मार्गी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से सत्ता छीनकर रूढ़िवादी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के हाथों में कमान सौंप दी है। चुनाव नतीजों की सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एएफडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी घोर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। सत्तारूढ़ एसपीडी को 16.4%, सीडीयू सीएसयू को 28.60%, एएफडी को 20.80%, ग्रीन पार्टी को 11.60% वोट मिले। चांसलर ओलाफ शोल्ज की सरकार से समर्थन लेने वाली पार्टी एफडीपी को संसद में प्रवेश करने के न्यूनतम वोट शेयर 5% से कम 4.30% वोट मिले। लेफ्ट पार्टी को 8.8%, जबकि बीएसडब्ल्यू को 4.97% वोट मिले। सीडीयू सीएसयू को पिछले बार की तुलना में थोड़े ज्यादा वोट मिले हैं, हालांकि पूर्ण बहुमत से अभी भी दूर है। वहीं एएफडी पार्टी ने पिछली बार की तुलना में लगभग 2 गुना मत प्रतिशत हासिल किए हैं। एलन मस्क ने इस पार्टी का खुलकर समर्थन किया था और चुनाव से पहले कई बार इसके नेताओं से मुलाकात की थी। सीडीयू के नेता फ्रेडरिक मर्ज के जर्मनी के अगले चांसलर बनने की संभावना जताई जा रही है। मर्ज ने सरकार गठन के लिए गठबंधन बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि वो एएफडी का समर्थन नहीं लेंगे। पिछले महीने कड़े प्रवासन नियम लागू करने की कोशिश में उन्होंने एएफडी का समर्थन लिया तो देश में भूचाल आ गया। उनकी पार्टी के कई नेता ही उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। रूढ़िवादी पार्टी की जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जर्मनी के लिए महान दिन जरूर बताया, लेकिन मर्ज ने उनसे अलग लाइन ली। अमेरिका पर निशाना साधते हुए मर्ज ने कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य यूरोप में एकता को मजबूत करना है और अमेरिका से वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। चुनाव के 30 दिन के भीतर संसद की पहली बैठक बुलाई जाती है। जर्मनी में ज्यादातर 2 या 3 पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार रही है। चुनाव में जीतने वाली पार्टी साझा कार्यक्रमों के आधार पर दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। इसमें तय होता है कि उनकी नीतियां क्या होंगी और कैबिनेट में कौन कौन होगा। हालांकि बातचीत में समय लग सकता है। मर्ज ने अप्रैल में ईस्टर त्योहार तक सरकार गठन की उम्मीद जताई है। संसद में गुप्त मतदान के जरिए चांसलर का चयन किया जाता है। और जर्मनी के चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह, भारत के राजदूत रहे हुए हैं जर्मनी में। एम्बेसडर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने हम यही रखना चाहेंगे और जनता भी ये जानना चाहती है कि कौन होगा जर्मनी का चांसलर अब, और साथ ही साथ कैसे जो सीडीयू और सीएसयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां पर उभरी है, क्या वो एएफडी के साथ गठबंधन करेगी या एसपीडी के साथ गठबंधन करेगी, क्या कुछ होगा? धन्यवाद। जर्मनी में एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है। तो पहले जो 2021 का चुनाव, उसके बाद बुंडेस्टाग 733 सीटें थी, लेकिन उसका कुछ करने के बाद अभी 630 सीटें हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी 316 पे आ गई। लेकिन 300 भी मैनेज करना, अब बुंडेस्टाग में सिर्फ पार्टी रह गई है, सीडीयू, एएफडी, एसपीडी, ग्रीन और लेफ्ट, और सब लोग कहते हैं जी ना हम लेफ्ट से नाता जोड़ेंगे ना हम एएफडी से नाता जोड़ेंगे। तो अब रह गई ग्रीन और एसपीडी। ग्रीन के पास तो 95 सीट, तो उनका नंबर भी ऐड कर दो तो सीडीयू को मेजॉरिटी नहीं मिलती। तो अगर सीडीयू को मेजॉरिटी चाहिए तो या तो एसपीडी से हाथ में या फिर एएफडी के साथ
जो वो कहती वो कहेगी। अब जो है वो एसपीडी के, एसपीडी कितना जोर लगाती है अपने मुद्दे लाने के लिए, हालांकि वो हार चुकी है और देश के लिए कुछ कर सकते, लेकिन उसको भी ये याद रखना चाहिए कि वोटर्स ने जो इस समय की कोalition है उन तीनों पार्टियों को कड़ी शिकस्त दी है। एफपी तो बुंडेस्टैग हो गई है, ग्रीन्स 3.5% वोट शेयर गिर चुका है और एसपीडी का 9% गिना है। तो इनको तो एक नेशनल गवर्नमेंट के रूप में सीडीयू से हाथ मिलाना चाहिए, कोई एएफडी को रोकने वाला बचेगा नहीं। सर, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए फ्रेडरिक मर्ज, जिनका नाम उभर कर आ रहा है, वो चांसलर बन जाते हैं, तो जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया है, उन्होंने कहा उनको अमेरिका से वास्तविक आज़ादी चाहिए, ये सब कुछ जो वो कह रहे हैं, क्या कुछ इसका मतलब माना जाए? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये विदेश नीति के ऊपर नहीं, ये घरेलू मामलों के ऊपर इलेक्शन हुई है, जैसे इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस। ये सब चीजें नई सरकार को देखनी पड़ेगी। और अगर ये जर्मनी की इकोनॉमी में सुधार नहीं ला सकते, जर्मनी की इकोनॉमी इस समय ग्रोथ रेट 0.3% है, उसको 1% तक नहीं लाए तो जर्मनी यूरोप की बड़ी इकोनॉमी में से परफॉर्मिंग इकोनॉमी में गिना जाए। तो अगर जर्मनी चाहता है, जैसे मर्ज कह रहे हैं कि मैं यूरोप में अपना रसूख बनाए रखूं, तो उनको अपनी क्षमता घर में बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद उनके ऊपर दबाव है, अमेरिका का दबाव है। दो चीजें, एक तो यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर रशिया से अपना खुद का सौदा कर रहा है। अब याद रखिए, 3 साल पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उसके पहले जर्मनी और फ्रांस ने कई बार अमेरिका को कहा कि हमारा मिन्स्क प्रोसेस है यूक्रेन और रशिया के साथ, हमें मैनेज करने दो। लेकिन अमेरिका ने एक नहीं सुनी, उनको एक रशिया विरुद्ध संगठन में जोड़ लिया। अब अमेरिका खुद ही उस संगठन से अलग हो रहा है। तो इसलिए समझते हैं कि अमेरिका सीसॉ के ऊपर बैठने से यूरोप अपनी एक नीति खुद बना ले, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाए, और उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में अमेरिका से कैसे डील करना है वो जरूरी है, और रशिया और चाइना से कैसे डील करना है वो भी जरूरी है। यानी कि सर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में अगर फ्रेडरिक मर्ज जो हैं वो बन जाते हैं चांसलर, तो जर्मनी और अमेरिका के संबंध क्या सामान्य रहेंगे या कुछ खटास आ सकती है? इस समय ट्रंप ने को कांग्रेचुलेट किया है। इसके अलावा जो अमेरिकन हैं वो यूरोप को डिवाइड कर रहे हैं। पहले पोलैंड के राष्ट्रपति को बुलाया, अब मैक्रोन वॉशिंगटन गए हुए हैं, इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जाएंगे। तो वो ईयू से नहीं, यूरोप से नहीं, एक एक कंट्री से डील कर रहे हैं। तो ये जब मर्ज बन जाएंगे तो उनको भी ट्रंप के दरबार में एक बारी जाकर अपनी अपेक्षा आगे रखनी चाहिए कि हम यहां कहां खड़े हैं। ठीक है, ये बात क्लियर नहीं है। ठीक है, एक अंतिम सवाल आता है सर, एएफडी का उभार किस ओर जर्मनी को लेके जाएगा? एएफडी तो आप उभार बोलते, मैं तो उबाल बोलता हूं। मैं देख रहा हूं उसको 2015 से, जब से इमिग्रेशन मर्केल ने खोली थी, तो एएफडी जिसका ओरिजिनल मुद्दा इकोनॉमी था वो इमिग्रेशन बन गया। तो इमिग्रेशन के मुद्दे पर उसने बहुत इस हद तक कि आज जो मर्ज की है वो मर्केल क्यों नहीं है, उसका रोल तो एक के मुद्दों पे आ रहा है, खासकर इमिग्रेशन के। तो अब सारी बड़ी पार्टियां कहती हैं बॉर्डर कंट्रोल लगा दो, हालांकि ईयू मना करता है, असाइलम मना कर दो। वैसे भी देखिए, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में रिलेटिव शांति है, तो वहां से असाइलम सीकर अभी भी क्यों आ रहे हैं, उनको मना कर, जो असाइलम वाले हैं वापस भेज दीजिए। ये सब चीजें होने वाली हैं।
यानी कि असाइलम को लेकर के और इमिग्रेशन को लेकर के कुछ टफ रास्ते वहां पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सर, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहां पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। आज दही बड़ा खा